गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। कल मैंने आप सबको नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में बताए थे, जिनमें कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्या आदि के बारे में डिटेल से बताए थे। आज मैं उससे आगे आपको बताने जा रहा हूं, जो कि सीटेट जुलाई 2025 एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें मैथ्स, खास करके मैथ्स पेपर 1 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप सबको इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और हमारे साथ आप चैनल में, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहेगा। चलिए आगे मैं स्टार्ट करता हूं, ज्यादा टाइम लिए बगैर बताता हूं। ये टॉपिक है सअभाज्य संख्या। नंबर सिस्टम में मैंने कल बताए थे, प्राइम नंबर बताए थे, अभाज्य संख्या बताए थे और भाज्य संख्या भी बताए थे। उसके आगे ये उसी से रिलेटेड है, टॉपिक है सअभाज्य संख्या, जिसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। सअभाज्य संख्या क्या है? कह रहा है कि दो या दो से अधिक वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। कह रहा है कि दो या दो से अधिक वैसी प्राकृतिक संख्या होगा जिसका गुणनखंड एक के अतिरिक्त नहीं होगा, अथवा उनका मोस्ट हो, जिसको बोलते हैं हम एचसीएफ भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा एक हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लिए हैं हम 2,3, 2,3,5, फिर लिए हैं 5,7, फिर लिए हैं 9,11, फिर लिया है 11,14, फिर लिया है 10,13, और भी हम ले सकते हैं। इसमें ले सकते थे हम दूसरा ले सकते हैं, यहाँ पे 14,19 ले सकते हैं। अब ये है क्या, इसके बारे में समझिए। पहला एग्जांपल सपोज इसको हम करते हैं। हम बोले हैं कि वैसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका गुणनखंड केवल एक हो, यानी एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड क्या हो, कॉमन ना हो। जैसे दो का गुणनखंड क्या होता है? एक और दो। फिर हम क्या लिए? तीन लिए। तीन का गुणनखंड क्या होता है? एक और तीन। देखिए ये दोनों में कॉमन क्या हो? केवल एक है। वही तो कह रहा है, जिसका क्या हो, कॉमन, ओवेनिस्ट कॉमन क्या हो, सिर्फ एक हो, उनके अतिरिक्त कोई भी नहीं हो। इसको हम क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्या। अब नोट में बहुत अच्छा लिखे हैं कि सअभाज्य संख्या भाज्य या अभाज्य दोनों हो सकते हैं। कह रहा है कि सअभाज्य संख्या जो होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अभाज्य होगा। जैसे हम ले लेंगे 4, 5। 5 क्या है? अभाज्य है। 4 क्या है? भाज्य है। ये क्या है मेरा? भाज्य। और ये क्या है? अभाज्य, अभाज्य संख्या। लेकिन ये क्या है? सअभाज्य। देखिए कैसे, 4 का गुणनखंड होता है 1, 2, 4, और 5 का गुणनखंड होता है 1 और 5। कॉमन क्या आया? सिर्फ एक आया। ये क्या हुआ? सअभाज्य हुआ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर इसके आगे करते हैं। चलिए उसके आगे है जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या है इसके बारे में देखिए, डिस्कशन करते हैं। अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म, मतलब ऐसे युग्म मतलब होता है पेयर, जोड़ा, ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 हो, उन्हें हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या का ऐसा पेयर हो, जुड़वा हो, जिनका अंतर क्या हो, हमें क्या मिले? जिसका अंतर 2 हो। यहाँ पे क्या है? 2 और 3 लिए, दोनों का अंतर क्या? 1 है, तो इसलिए ये क्या होगा? नहीं होगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3, 5। देखिए दोनों अभाज्य संख्या कहता है, अभाज्य संख्या का ऐसे योग जिनका अंतर 2 हो। दोनों के बीच में देखिए अंतर क्या है? 2 है। फिर देखिए क्या लिखेंगे? 5, 7। फिर लिखेंगे हम 11, 13, अंतर है दोनों के बीच में 2 का। फिर लिखेंगे हम 17, 19, डॉट डॉट इस तरह से चलेगा। यानी दोनों अभाज्य, दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर हमें क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। फिर देखिए अगला है उसके आगे संपूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर क्या है, इसके बारे में आइए डिस्कशन करते हैं। ऐसी संख्या है जिसके सभी गुणनखंडों का योग दी गई संख्या का 2 गुना होता है। कह रहा है कि ऐसी संख्या है जिसका सभी गुणनखंड उस संख्या का, जैसे हम एग्जांपल 6 लिए, 6 का गुणनखंड क्या होता है? 1 होता है, 2 होती है, 3 होती है और 6। अब गुणनखंड क्या है? कल हम बताए थे, दी गई वैसी संख्या जो सभी संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे 1 से भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी, 2 3 6, 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी भाग लग जाएगा, सभी संख्या भाग ले जाए। कहता है कि सभी गुणनखंडों का योग अगर इसका हम जोड़ कर देते हैं, 1 + 2 + 3 + 6 बराबर, देखिए 6 3 9 3 12, ये क्या होना चाहिए? दी गई संख्या से 2 गुना होना चाहिए, है ना? 2 गुना मल्टीपल 2, यहाँ 6 है, 12 आया ना, तो 6 क्या हो गया मेरा? संपूर्ण संख्या हो गया। एक नंबर। दूसरा नंबर देखिए हम लिए सपोज 28। 28 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? को मिटा देते हैं। 28 का गुणनखंड हो जाएगी मेरा, ये किससे कटेगा? तो 1 से, 2 से, 3 से नहीं कटेगा, फिर 4 से, 5 से नहीं होगा, फिर 6 से भी नहीं होगा, फिर 7 से होगा, फिर 8 से होगा, नहीं होगा, 9, 10, 11, फिर 14 से होगा, फिर 28 से होगा। इस प्रकार से ये होगा। अगर ये सारे का जोड़ अगर करें हम 1 + 2 + 4 + फिर क्या 7 मतलब 7 + 14 + 28 कीजिए। 8 4 12, 12 7 19, 4 23, 23 और 3 कितना हो जाएगा? 26, 2 2 4 1 5, कितना? 56। देखिए 28 और गुना 2 क्या हो गया? 56 होता है।
इस प्रकार से मेरा ये भी क्या हुआ, संपूर्ण संख्या है। अब यहाँ पे नोट लिख लेते हैं, 1 एवं 100 के बीच कुल 2 ही संपूर्ण संख्या होती है। मैं समझ में आए? 1 और 100 के बीच में केवल 2 ही संपूर्ण संख्या होती है, और वो कौन होती है? वो होती है 6 और 28। यही है संपूर्ण संख्या। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इससे आगे करते हैं। चलिए अगला है पॉइंट, स्थानीय मान और अंकित मान या जातीय मान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ज्यादा, मतलब हर क्वेश्चन, हर एग्जाम में लगभग इससे क्वेश्चन आती है सीटेट में। देखिए क्या है स्थानीय मान, जिसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू, इसका प्लेस बताता है स्थान। अंकित मान इसी को जातीय मान बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक या फेस वैल्यू, फेस उसका बोलते हैं। कहता है किसी संख्या का स्थानीय मान उस विशेष संख्या में उसकी स्थिति होती है, मतलब उसका क्या स्थिति, मतलब क्या होता है, उसका पोजीशन होती है, स्थिति। जबकि दूसरी ओर अंकित मान या जातीय मान जो होता है, फेस वैल्यू, उस संख्या का वास्तविक मतलब होता है रियल, वास्तविक रियल मान होता है। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं 1256, 1 2 5 6 में 2 का स्थानीय मान 200 है। 2 का स्थानीय मान क्या है? 200 है। जबकि इसका अंकित मान जो है फेस वैल्यू, अंकित मान वो क्या है? 2 इकाई है। अब ये होता कैसे है देखिए, 1 2 5 6 में कहता है 2 का स्थानीय मान बताएं, इतना में 2 का कहेगा कि स्थानीय मान एवं अंकित मान बताएं। क्या करेंगे इसमें देखिए, 2 कहा तो 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए यहाँ पे 2 लिख देंगे, जितना हम बताए थे दाहिने साइड में अंक रहेगा उतना 0 लिख देंगे। ये हो गया मेरा, क्या हो गया? स्थानीय मान। जबकि अंकित मान के लिए क्या करना है, 2 का कहेगा 2 इकाई ही मेरा हो गया अंकित मान, तो सिर्फ 2 हो गया मेरा अंकित मान। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जैसे हम एक और ले लेते हैं एग्जांपल, अंकित मान है 1 2 3 4 5। अब इसमें बोलेंगे हम 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान निकालना, तो 3 लिखेंगे, जितना इधर रहेगा 3 का 4 का निकालते हैं। 4 का स्थानीय मान, तो 4 एक अंक है राइट साइड में, तो लिख देंगे 4 0 1 हो गया 40। लेकिन इसी का अगर हम बोलते हैं 4 का अंकित मान वो रियल मान होता है। 4 का अंकित मान मतलब 4 हो जाता है, सिर्फ वही रहता। यही है दोनों में डिफरेंस कि अंकित मान और स्थानीय मान में क्या फर्क। जहां पे आपको अंकित मान रहेगा, जहां फेस वैल्यू पूछेगा, वहां पे जो संख्या कहेगा उसी को हम लिख देना है। अगर 2 कहा है तो 2 ही रह जाएगा, 3 बोलेगा तो 3 ही रहेगा। लेकिन जब हम स्थानीय मान में जाएंगे तो उसका पोजीशन के बारे में देखेंगे, उस हिसाब से करेंगे इसको। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे करते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उस नोट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहला नंबर है कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है एक अंक, जिसमें सिर्फ क्या सिंगल डिजिट हो, एक अंक, वो 1 होती है। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 होती है। फिर है कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर क्या हो जाता है? 2 अंक हो जाता है। 10 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 अंक हो जाएगा, इसको नहीं लेना। सबसे छोटी क्या है? 1 हो गया, और सबसे बड़ी क्या हो गया एक अंकों की? 9 हो गया। वही तो लिखे एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या। उसमें कहता है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक जैसे लिखेंगे 10 11 डॉट डॉट करके कहाँ तक? 99 तक। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 10, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 99। इस तरह से फिर 3 अंक में जाएंगे, सबसे छोटी संख्या 100 में, तो 100 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 999। फिर 4 अंकों का जब जाएंगे सबसे छोटी संख्या तो 1000 होगा, फिर 9999 होगा सबसे बड़ी संख्या। फिर 7 नंबर है, बहुत अच्छा नोट है कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। एक कहता है ना भाज्य संख्या ना अभाज्य, इसलिए एक जो है भाज्य संख्या किसको कहता है? जिसका कम से कम 3 गुणनखंड फैक्टर हो। लेकिन एक का तो एक ही फैक्टर होता है, इसलिए भाज्य संख्या भी नहीं होगा। और अभाज्य का क्या होना चाहिए? कम से कम अभाज्य का 2 ही फैक्टर होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या एक का क्या होता है? एक ही फैक्टर होता है, इसलिए ना भाज्य होगा ना अभाज्य होगा। एक फॉर्मूला होती है भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जो शेषफल। एक और नोट है यहाँ पे कि एक अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, पूर्ण संख्या 0 मतलब 0 होती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एक अंकों का हमने अभी पढ़ा, सबसे छोटी संख्या 1 होती है, लेकिन एक अंकों की सबसे छोटी
पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। क्योंकि पूर्ण संख्या जो शुरू होती है मेरा, वो शुरू होती है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसलिए सबसे छोटी 0 हो जाएगा एक अंकों का। इसके क्लीन करके इसके आगे बताते हैं। देखिए अगला पॉइंट है परिमेय संख्या, जिसको कहते हैं रेशनल नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहता है ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू, मतलब जिसको क्या करें, p बटे क्यू के p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या होती है, जहां p और q क्या हो, एक पूर्णांक संख्या हो, और q बराबर नॉट जीरो। q बराबर नॉट जीरो होता है, q क्या हर है, अगर जीरो हो जाएगा तो डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए q बराबर नॉट जीरो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 बटे 2 4 बटे 3 5 बटे 8 माइनस 1 बटे 2 माइनस 3 बटे 4 3 बटे 2, फिर लिखेंगे माइनस 4 माइनस 6 डॉट डॉट इट। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। हम क्या बोले, पी और क्यू क्या होना चाहिए, परिमेय पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक अभी आपको हम पढ़ाए थे, पूर्णांक मतलब होता है जहाँ ये इस टाइप का हो, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट इस तरह। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 0 है, इसको लिख सकते हैं 0 बटे 1, पी हो गया 0, क्यू क्या हो गया 1 हो गया, क्यू सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए नीचे में, ये क्या हुआ, परिमेय संख्या। 1 बटे 1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या, पी बटे क्यू। 2 बटे 1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या हुआ। 3 बटे 2 4 बटे 2 माइनस 1 बटे 2 माइनस 3 बटे 2 माइनस 4 को लिख सकते हैं, माइनस 4 बटे 1 माइनस 6 बटे 1, ये क्या हुआ, पी क्यू हुआ, पी बटे क्यू हुआ। इस प्रकार से ये सभी क्या हुआ, मेरा परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हुआ। अगला बताएंगे आपको अपरिमेय संख्या, सो क्लीन कर लेते हैं। अब देखिए अभी आपको जस्ट पढ़ाए थे, पॉइंट था कि अपरिमेय संख्या, मतलब पहले पढ़ाए थे परिमेय संख्या, अब यहाँ पे है कि अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या है समझिए, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे हम उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं या कहा जाता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहा है, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अभी हम जस्ट पढ़ाए थे परिमेय संख्या में जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और अपरिमेय कहता है जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। और कहता है अपरिमेय संख्या को हम रूट के अंदर लिखा जाता है। अपरिमेय संख्या जितना भी होगा ना, आप देखिएगा उसे क्या लिखते हैं, रूट के अंदर लिखते हैं, और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है कि रूट के अंदर हम कुछ और लिख देंगे और उसको जब तोड़ेंगे तो पूर्ण वर्गमूल हो जाएगा तो वो अपरिमेय कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। अपरिमेय संख्या को रूट के अंदर लिखा जाता है, उसका कभी भी वर्गमूल जब तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा पूर्ण वर्गमूल में। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले √2, फिर लिखते हैं √3, फिर लिखते हैं √4, फिर लिखते हैं √5, फिर लिखते हैं √6, फिर लिखते हैं √10, फिर लिखते हैं √11 डॉट डॉट, इस प्रकार से बहुत सारा होगा। अब देखिए यहाँ पे √2 को आप जब तोड़िएगा ना, कभी भी पूर्ण वर्ग में नहीं टूटेगा, कभी भी पूर्ण वर्गमूल में टूटेगा ही नहीं है। भले इसका कुछ मान अप्रोच ले सकते हैं, √3 नहीं टूटेगा, लेकिन √4 को जैसे तोड़िएगा 2 आ जाएगा, 2 को हम 2 बटे 1 लिखेंगे, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे, इसलिए इसको हम यहाँ से हटाएंगे। यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं, √7 नहीं लिखे, 7 लिख देते हैं। √7 √5 √6 जितना भी संख्या है उसको हम कभी वर्गमूल नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे हम लिख देंगे √9 तो इसका 3 हो जाएगा, क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। 3 क्या हो गया, परिमेय संख्या। इसलिए ये सब मेरा नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे नोट में पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन आपको एक बात हम बताना चाह रहे हैं, चूंकि पाई बराबर होती है 22/7, अब इसको नहीं कह देंगे हम कि वो परिमेय संख्या होगा। पाई का एक मान अप्रोच हम लगभग में मान लिया 22/7, ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। समझे, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि 22/7 परिमेय संख्या, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से हम और एग्जांपल ले सकते हैं इसका, जैसे कि 0 आपको बताएं क्या है, परिमेय संख्या है, इसको हम कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। 0 मेरा क्या है, परिमेय संख्या। रूट के अंदर आते हैं, और अब ऐसा नहीं सोचेंगे कि √2 अपरिमेय संख्या तो 1.41 इसका मान होता है, इसको हमने बोल देंगे कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका एक अप्रोच मान लिए हैं, लेकिन ये सभी क्या है, मेरा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आती है। इस प्रकार से अपरिमेय संख्या मैंने आपको बताया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बहुत ही कंसेप्ट इजी है, ऐसा नहीं बहुत हार्ड है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में अंतर यही है कि परिमेय को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। इसको हम रूट के अंदर लिखते हैं, और ये कभी भी पूर्ण वर्गमूल नहीं होते। और हम कह सकते हैं परिमेय क्या होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होती है। जैसे हम कह सकते हैं, अब देखिए एक पॉइंट लिखे हमने कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत एवं आवृत्ति होती है, जबकि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार और शांत एवं अनावर्ती होती है। अब शांत
सबसे पहले समझते हैं शांत एवं आवर्ती। आवर्ती शांत मतलब होता है टर्मिनेट कर देना, टर्मिनेट, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। रेकरिंग या इसको आवृत्ति को हम रेकरिंग भी बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं रिपीटिंग, रिपीट करते रहता है, रिपीटिंग होता है। बहुत इजी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और एक बार अगर समझ जाते हैं तो फिर सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। जैसे 1/2 मेरा क्या अभी पढ़ाया था आपको कि ये क्या है, परिमेय संख्या। क्यों है देखिए, इसका जब दशमलव प्रसार कीजिएगा 0.5 होगा। देखिए ये क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया, मतलब शांत हो गया, इसके आगे कुछ बढ़ रहा है, पूरा शांत हो गया, टर्मिनेट कर गया, ये क्या हो गया, शांत, इसलिए परिमेय संख्या। जैसे 1/3 लिया, इसका जब दशमलव प्रसार कीजिए 1/3 को भाग दीजिए, यहाँ पे देखिए 3 से देंगे, कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या लेंगे 1 दशमलव 3 तिया 9, फिर 1, फिर करेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 1 आया, इस तरह चलते रहेगा, मतलब हुआ कि इसका 0.333 डॉट डॉट डॉट, इसको लिख सकते हैं 0.3 पर बार। यही तो रेकरिंग हुआ, यही तो कह रहा है कि ये क्या होता है, आवृत्ति होती है, परिमेय संख्या शांत होती है। एक शांत क्या हुआ, एक क्या हुआ, टर्मिनेट, मतलब रिपीटिंग, बार बार रिपीट करते रहते हैं, बाद में रेकरिंग लगाइए तो लिखा है रिपीटिंग एंड रेकरिंग। जबकि वो परिमेय संख्या जो होती है, ये सब क्या हुआ मेरा, परिमेय संख्या हुआ, परिमेय संख्या। जबकि ओ परिमेय में आप देखिए, ओ परिमेय संख्या, ओ परिमेय जैसे आप ले लीजिए √2 ले लिए, √3 लिए, ये तो अभी आपको बताया, ये सब ओ परिमेय है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 डॉट डॉट डॉट। ये आप देखिए इस तरह से चलते रहेगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन रिपीट में देखिए 1 लिया 0 लिया, फिर 2 1 लिया, फिर 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर 0 लिया, फिर 4 1 लिया, फिर 0 लिया, इस तरह से ये सीक्वेंस में चलेगी। ये कभी भी रिपीट नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग, और शांत भी नहीं हो रहा, डॉट डॉट लगाए मतलब शांत, और रिपीट भी नहीं हो रहा, इसको हम बार नहीं लगा सकते, रेकरिंग नहीं लगा सकते। यही तो कह रहा है वो शांत, शांत भी नहीं है और अनावर्ती रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये सारे एग्जाम्पल मेरा किसका, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम परिमेय और अपरिमेय संख्या में डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है, ये खत्म हो गया आज का, फिर आगे बता रहे हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है कि भाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। आपको कोई अंक दे देगा एट ए टाइम, वहां पे टाइम आपका कम रहता है एग्जाम में, तो उसको भाग देते रहेंगे कि किससे भाग लग रहता है, जिसका कुछ नियम होती है, जो कम टाइम में आपको ये तुरंत भाग समझ में आ जाएगा कि ये 2 से भाग लग रही है संख्या, कि 3 से लग रहा है, 5 से लग रहा है, आपको देखने के साथ पता चल जाएगा कि किस संख्या से भाग लग सकती है। ठीक है, वैसे हम भाग देंगे, एक बगल से 2 से देंगे, 3 से देंगे, 5 से देंगे, पता चलेगा भागे देने में टाइम खत्म आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे कुछ नियम है, 1 बाय 1 हम डिस्कशन करेंगे, आपको ध्यान से देखिए। पहला है 2 से विभाजिता का नियम, यानी कि रूल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, मतलब टेस्ट करना है 2 से क्या होता है भाग लगने। कहता है प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाजित होती है। आपको याद होगी मैंने कल बताया था, सम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से भाग लेंगे, तो जितना सम संख्या होगा सबको बोलेंगे 2 से विभाजित होती है। जिस संख्या का इकाई का अंक, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं जिस संख्या का इकाई का अंक लास्ट में अंत में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित होती है। सपोज 20, देखिए आप क्या बोले 20, जिसका इकाई अंक मतलब क्या होता है, अंतिम अंक, इकाई का अंक ये होता है इकाई, ये होता है दहाई। 0 है 2 से विभाजित होगा, 2 है 2 से विभाजित होगा, 4 है 2 से विभाजित, 8 है 2 से, 6 है 2 से, कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, 0 2 ले लिया, ये 2 से विभाजित हो जाएगा। यानी जिस संख्या की इकाई अंक क्या हो 2 से विभाजित हो, वो संख्या क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तीसरा है, दूसरा नंबर है कि 3 से विभाजित, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, वह संख्या 3 से विभाजित होती है। जिस संख्या के सभी अंकों के योग, जैसे ये 12 है, 18, 123, इतना, ये सभी 3 से विभाजित। कैसे देखिए, सपोज हम यहाँ पे ले लिए 123, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, सभी अंकों का योग सब कितना, 6 होगा, 6 को 3 से भाग दीजिए, क्या 2 आया, विभाजित हुआ ना। अगर वो सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो पक्का वो संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगी। अगला है 4 से विभाजित, यानी 4 से कौन डिविजिबिलिटी होता है, कौन कौन डिवाइड होता है उसको देखना। जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, कोई संख्या लेंगे उसका अंतिम 2 अंक अगर है, इकाई अंक से शुरू करेंगे, इकाई दहाई तक का अगर अंक मेरा 4 से विभाजित होगी तो वो संख्या 4 से पक्का विभाजित होगा। या किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो, वो पक्का ये संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। जैसे 124, 400, 500, ये सभी संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित। कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपको बताना है 4 से विभाजित का कैसे हम, जैसे 124 लिए, 144 से लेते हैं हम सपोज, ये क्या हो, 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित, मतलब 44 को देखिए 4 से भाग दीजिए, 11 से 41 कटा, ये पक्का ये संख्या भी 4 से विभाजित होगा। देख लेते हैं, 4 दूनी 4 तिया 12, कितना बचा 2, फिर 6 चौक 24, कट गया। इस प्रकार से कोई भी संख्या, और बोला कि अगर किसी संख्या के
लास्ट में 2 जीरो होगा तो वो भी संख्या 4 से विभाजित होगी। ये भी 4 से विभाजित है, भाग दीजिएगा तो 100 में कट गया, कितना आया 100 भाग। इस प्रकार से 4 से विभाजित होने का नियम है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं। चलिए, अभी आपको बताए थे हमने 4 तक। अब है कि 5 से विभाजितता का क्या नियम है। 5 से वही संख्या विभाजित होता है जिस संख्या की इकाई का अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित। माने इकाई का अंक क्या है, ये क्या इकाई यूनिट डिजिट, ये होता है दहाई मतलब 10th डिजिट। इकाई अंक जिस संख्या का इकाई में 0 हो या फिर 5 हो, पक्का 5 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे 0 है, 5 से विभाजित होगा। यहाँ 5 इकाई अंक 5 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या आप चेक कर सकते हैं, पक्का 5 से विभाजित होगी। फिर अगर 6 से विभाजितता, जो संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभाजित हो, वह संख्या 6 से विभाजित निश्चित रूप से होगी। जो क्या हो, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। जैसे 12 2 से विभाजित है, 3 से भी, इसलिए 6 से विभाजित होगा। जैसे आपका 1230 2 से भी विभाजित है, 2 से इसलिए कि इकाई अंक में 0 है, 3 से इसलिए विभाजित है, अंक को जोड़िए, 3 2 5 1 6, 6 3 से विभाजित इसलिए विभाजित होगा, इसलिए संख्या 6 से भी विभाजित निश्चित रूप से। 7 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 से विभाजित यदि कहता है यदि दी गई संख्या की इकाई अंक का दोगुना, देखिए यदि दी गई संख्या की इकाई अंक का दोगुना बाकी संख्या, यानी इकाई अंक छोड़कर, बाकी संख्या मतलब क्या, इकाई अंक को छोड़कर से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होगा। कहने मतलब यह है कि सपोज एग्जांपल हम लिए 343 में इकाई अंक का दोगुना, इकाई अंक का दोगुना 3 का दोगुना क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। इकाई अंक का दोगुना कर देंगे, बाकी संख्या का, बाकी संख्या मतलब क्या हुआ, 3 को छोड़कर, 3 का दोगुना बाकी संख्या से घटाने पे, बाकी संख्या जब 3 को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे मेरे पास 34 माइनस दोगुना करने वाले घटाने पर अगर संख्या 7 से विभाजित हो, कितना आया 28, 7 से विभाजित है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि 343 7 से क्या है, विभाजित। इस प्रकार से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। एक और इसमें नोट होती है कि अगर 6 बार कोई संख्या पुनरावृत्ति होता है, वो भी क्या होता है, 7 से विभाजित होता है। इसको क्लीन करके उसको बनाते हैं। हाँ, 4 वाला भी एक नोट है, हम अभी जो बताया 7 से विभाजितता वाला, कि यदि कोई संख्या 6 बार पुनरावृत्ति से बनी हो तो वो संख्या निश्चित रूप से 7 से विभाजित होगी। जैसे 2 2 2 2 2 2, फिर यहाँ लिख लेंगे हम 3 3 3 3 3 3, ठीक है, 6 बार है, डॉट डॉट इस प्रकार से एडीसी, ये पक्का 7 से विभाजित होगा। अब देखना है, देख लीजिए एक बार, 7 से भाग दीजिए, 7 या 21, फिर 1, 7 एकम 7, फिर क्या बचेगा 5, फिर क्या निकालेंगे हम, फिर 2 उतारेंगे ये वाला, फिर होगा 7 7 49, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 3, फिर ये 2 निकालेंगे, 7 चौका 28, तो यहाँ 3 35 में है तो कितना हो जाएगा 15 7, फिर यहाँ, फिर इसको जब करेंगे तो कितना होगा 3, फिर यहाँ 2 उतारेंगे, फिर हो जाएगा 7 चौका 28, फिर यहाँ पे घटाएंगे कितना हो जाएगा 12 में से 8 गया, फिर 4, फिर 2 उतारेंगे तो 7 6 42, फिर इस प्रकार से आया, पूरा कट गया ना। इस प्रकार से 6 बार जो पुनरावृत्ति होगा कोई भी अंक, तो वह निश्चित रूप से 7 से डिवाइड होगा। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और कुछ बचे हैं विभाजितता वाला नियम, उसको आगे बताएंगे। 7 के बाद 8 9 ये सभी आपको बताएंगे। आपको आई थिंक क्लास समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।